Hi guys, I'm Vivek Shankar. In previous lecture, I discussed about the discovery of fundamental particle and discovery of electron, proton and neutron. Now, today I discuss about the structure of atom or atomic models. क्योंकि बेटा डिस्कवरी हम लोग कर चुके हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। अब हम लोग बात करेंगे एटॉमिक मॉडल्स की। किसकी बात करेंगे बेटे? एटॉमिक मॉडल्स की। तो सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल्स है ना। अब एटॉमिक मॉडल्स क्या होता है उसके बारे में पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। After the discovery of electron, proton and neutrons, scientists think about the arrangement of these particles inside the atom and model dealing with their arrangement of fundamental particles inside the atom are known as atomic model। तो atomic model क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब डिस्कवरी हो चुकी थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तब साइंटिस्टों ने सोचा कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, तो इनका अरेंजमेंट एक एटम में कैसे होगा या कैसे होता है, उसी को इन्होंने बताया कि भाई ये एटॉमिक मॉडल है कि यहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, यहां प्रोटॉन होगा, यहां न्यूट्रॉन होगा। इसी अरेंजमेंट का किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या वैल्यू है और क्या उसका पोजीशन है, उसको डिफाइन करने के लिए हमें एटॉमिक मॉडल बनाए उन्होंने। तो आपको मैंने बताया एटॉमिक मॉडल क्या होता है। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, साइंटिस्ट थिंक अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ दिस पार्टिकल्स इनसाइड द एटम। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये जो पार्टिकल्स हैं ये एटम के अंदर कैसे रहते होंगे, एंड मॉडल डीलिंग विद द रीअरेंजमेंट ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल। तो उन्होंने रीअरेंजमेंट करने के लिए सोचा कि भाई इन फंडामेंटल पार्टिकल को हम कैसे रीअरेंजमेंट कर सकते हैं इन एटम के अंदर। उसी प्रोसेस को इन्होंने बोला एटॉमिक मॉडल। क्या बोला बेटा? एटॉमिक मॉडल। तो पहला जो सबसे पहला मॉडल था वो था थॉमसन्स मॉडल। बेटा पहला मॉडल कौन सा था हमारा? थॉमसन्स मॉडल था। ये पहला ऐसा मॉडल था जो किसी भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, यानी कह सकते हैं एटॉमिक मॉडल में ये फर्स्ट मॉडल है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। हालांकि इसकी कोई भी चीज़ें सही नहीं है, बट फिर भी पढ़ते हैं क्योंकि फर्स्ट मॉडल है भाई, तो इसलिए पढ़ना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे। थॉमसन्स मॉडल, अकॉर्डिंग टू हिम एटम इज पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्म स्फीयर। तो जो एटम्स होते हैं एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसमें एक पॉजिटिवली चार्ज है ना फॉर्म स्फीयर है, इन विच इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन बिटवीन टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। तो जैसे आपको मैं क्या बताऊं, इसको हम लोग वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं बेटे। वाटरमेलन मॉडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि थॉमसन्स ने बिना किसी सोचे समझे, उन्होंने कुछ ना सोचा ना समझा, उन्होंने ये बोल दिया भाई एटम जो है वो एक पॉजिटिवली यूनिफॉर्म स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। एम्बेडेड का मतलब होता है धसे हुए रहना। जस्ट लाइक वाटरमेलन में जो उसके सीड्स होते हैं ब्लैक ब्लैक कलर के, वो अंदर धसे हुए रहते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन उसमें धसे हुए रहते हैं ताकि एटम न्यूट्रल रहे। जो एटम की जो नेचर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए। ये इनका मॉडल था बेटे। तो भाई मॉडल तो आप समझ गए होंगे, आपने तरबूज तो खाया ही है, वाटरमेलन ईट भी करा है, तो आपने देखा होगा कि भाई जो रेड वाला सेब था उसको इन्होंने बोला भाई पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है यूनिफॉर्म, और जो इलेक्ट्रॉन अंदर एम्बेडेड थे है ना उसके सीड की तरह, उसको इन्होंने इलेक्ट्रॉन बोला। तो ये इनका मॉडल था। अब बात करते हैं ड्रॉबैक क्या थे इनके। भाई इन्होंने क्या गलती कर बैठे ये, है ना, क्या क्या चीज़ें नहीं करी इन्होंने। तो सबसे बड़ी जो इनकी ड्रॉबैक है आपको हमेशा याद रखनी है, पूछी जाती है स्कूल एग्जामिनेशंस में, आपके एसओएस में। एसओएस का मतलब साइंस ओलंपियाड में। बेटे 9th में आ गए हो तो साइंस ओलंपियाड देने के लिए भी रेडी हो जाइए। मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप साइंस ओलंपियाड भी चुटकियाँ बना के निकल जाएंगे, देखिएगा। तो उनकी ड्रॉबैक्स क्या थी? ही कुड नॉट एक्सप्लेन द फेमस रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने भैया बताया ही नहीं उसके बारे में। किसके बारे में? फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का, उसके बारे में इन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दी। गाइस अब आप समझे, वो रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या फेमस रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस हुआ था, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। गाइस अब हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं।
रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल को समझने के लिए हम देखिए, अभी तक जितना पढ़ा वो एक अलग चीज है। हम आपको ना एक्सपेरिमेंट आपके सामने करेंगे और चीजों को आपसे ही एनालाइज कराएंगे और फिर आपसे पूछेंगे भाई कि आपको कितना समझ में आया। बताइएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि रदरफोर्ड मॉडल आपको कितना समझ में आया। तो सबसे पहले रदरफोर्ड मॉडल को समझने के लिए मुझे उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझना पड़ेगा। भाई उनका एक्सपेरिमेंट सेटअप क्या था, तो सेटअप क्या था मैं आपके सामने वहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिएगा बेटा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया जिससे अल्फा पार्टिकल इमिटेड हो। क्या हो बेटा, कौन से पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। कैसे चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। और उन्होंने ये स्लिट लगाई ताकि ये डेविएट ना हो कहीं पर, ये भटके नहीं अपने रास्ते से। तो उन्होंने एक स्लिट लगा दी और सामने उन्होंने क्या रख दी, एक बहुत थिन, वेरी वेरी थिन गोल्ड फॉइल रख दी। आपको मैं बताऊं, जब आप हाई स्कूल में आएंगे तो आप मेटल और नॉन मेटल पढ़ेंगे और उसमें आपको यहां पर पढ़ाया जाएगा डक्टिलिटी, मिएबिलिटी। तो मिएबिलिटी का मतलब होता है, ये एक ऐसा प्रॉपर्टीज होता है मेटल का कि अगर हम किसी मेटल को हैमर से बीट करें, मतलब उसको पीटें, तो वो एक पतली सी थिन सीट में हो जाए। और सबसे पतली थिन सीट अभी तक अपनी लाइफ में आपने देखी होगी, सिल्वर फॉइल। नहीं देखी? आपने देखी है, बताऊं कहां देखी है? आपने देखी है जब आप किसी मिठाई की दुकान पे जाते हैं, आपने मिठाई खाई होगी तो उसमें देखिएगा चमकीले चमकीले जो ऊपर लगी होती है वो सिल्वर फॉइल होती है। इससे भी पतली, इससे भी 10 गुना पतली गोल्ड फॉइल होती है, सबसे पतली फॉइल। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने वही गोल्ड फॉइल को सामने उसके ऊपर बम्बार्डिंग करा दी। किससे, अल्फा पार्टिकल। जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द, ध्यान दीजिएगा बेटा, मोस्ट ऑफ द, जो आपको पर्पल लाइन से जो लाइनें दिख रही हैं ये वाली, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पासिंग थ्रू गोल्ड फॉइल इन स्ट्रेट लाइन। वो गोल्ड फॉइल से पार होकर बिल्कुल सीधी रेखा में चली गई। बट जहां आ जाए तो वहां समझिए कुछ ना कुछ हो गया। बट कुछ ऐसी भी रेस थी जो स्मॉल एंगल थीटा से डेविएट हो रही थी। क्या हो रही थी बेटा, डेविएट हो रही थी। अब आप सोचो, अगर गोल्ड फॉइल पे कोई चार्ज ना होता तो स्ट्रेट लाइन पे चली गई थी, कोई दिक्कत नहीं, तो ये डेविएट क्यों हो गई? अगर गोल्ड फॉइल की बात करी जा रही है तो गोल्ड फॉइल में बेटे आप मुझे बताओ कि गोल्ड फॉइल जो बनी होगी वो एटम से ही तो मिलकर बनी होगी। जब पूरा यूनिवर्स एटम से मिलकर बना है तो वो गोल्ड फॉइल एटम से मिलकर क्यों नहीं बनी हो सकती है? बनी है, और बनी भी है, बिल्कुल बनी है। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर एटम न्यूट्रल है तो बिल्कुल उसको स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, तो ये डेविएट कैसे हो गई? ये जो सम लाइंस थी ये डेविएट क्यों हो गई? और एक तो और बहुत 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 कम पार्टिकल, जब उन्होंने बहुत सारे बम्बार्डिंग कराई अल्फा रेज की, तो उनमें से 10,000 रेज में से एक रेज वापस रिटर्न टू बैक अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ गई। ये तो उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था बेटे। ये क्या था? उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। आपको इस सेटअप को अपने माइंड में रखना है और इसके आगे बढ़ना है। आप कोई चीज करोगे तो, आपको एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसका ऑब्जर्वेशन भी तो करोगे। आपने क्या ऑब्जर्व किया? मैंने आपको ऑब्जर्वेशन ही तो बताया, मैंने आपको ऑब्जर्वेशन ही बताया बेटे। देखें ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं, चलिए देखते हूं, बताता हूं आपको। ऑब्जर्वेशन, रदरफोर्ड बम्बार्डेड अ थिन फॉइल ऑफ गोल्ड विथ अल्फा पार्टिकल एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई, किसके ऊपर बेटा? थिन फॉइल, गोल्ड की थिन फॉइल के ऊपर उन्होंने जब बम्बार्डिंग कराई तो क्या ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा? उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, पढ़िए यहां पर, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल 99% passes straight through the gold foil without any deviation। किसी डेविएशन के बिना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में 99% जो अल्फा पार्टिकल थे वो पार कर गए गोल्ड फॉइल को। ये पहला उन्होंने ऑब्जर्वेशन करा। जैसा मैंने आपको अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में दिखाया है कि मोस्ट ऑफ द, आप यहां पर रेस देख रहे हैं, सबसे ज्यादा रेस देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, मतलब 99% रेस पासिंग थ्रू गोल्ड फॉइल इन स्ट्रेट लाइन।
यही तो ऑब्जर्वेशन आप देख रहे हो, वही ऑब्जर्वेशन उन्होंने बोला भी है बेटा, कोई और नहीं है। दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या देखा, दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड थ्रू स्मॉल एंगल, मतलब बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो स्मॉल एंगल से डेविएट हो गए थे। देखिए आपको दिख रहे हैं ये डेविएशन, ये वाले डेविएशन दिख रहे हैं, ये कुछ ऐसी रेस थी जो स्मॉल एंगल से डेविएट कर गई थी। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था बेटे, समझिएगा बेटे, तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है। तीसरा ऑब्जर्वेशन इनका था कि वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड, रिटन दैट इज शार्प एंगल ऑफ डेविएशन 180, मतलब इतना ज्यादा रिपल्शन हुआ कि वो वापस अपनी ही लाइन में आ गया, 180 डिग्री क्या हो गया बेटा, रिपल्शन हो गया, बैक हो गया, अपने ओरिजिनल पाथ में आ गया। यही ऑब्जर्वेशन आपने देखा इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, देखा कि नहीं देखा, यही मैंने आपको बताया था। अब आपको ऑब्जर्वेशन याद रहेगा ना, अगर आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप याद है तो आप ऑब्जर्वेशन भूल ही नहीं सकते बेटे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, ऑब्जर्वेशन कर लिया, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर लिया, तो कुछ कंक्लूजन तो बताओगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा था। तो भाई चलिए वही हम समझ लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा था। तो कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या था, मैक्सिमम स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि आप खुद सोचो, ये अगर एटम है तो एटम में बीच में एक कोई पॉजिटिवली स्फीयर होगा, मगर मोस्ट ऑफ द जो एटम है वो एम्प्टी होगा, बहुत सारा जो एटम का स्पेस है वो एम्प्टी होगा, खाली होगा, तभी तो पास कर गया बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। अगर वहां पर कोई चार्ज पार्टिकल होता तो डेविएट नहीं हो जाता। आप खुद सोचिए, आपने पढ़ा है फिजिक्स में, मैं आपको बताता हूं, है ना, सेम चार्जेस रिपल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो बताइए, अगर कोई रेस पॉजिटिवली या नेगेटिवली रेस अगर डेविएट हो रही तो किसी ना किसी अपने सेम चार्जेस से मिली होगी, तभी तो डेविएट करी। तो पहला आपको समझ में आया बेटा क्या कंक्लूजन निकाला, उन्होंने पहला कंक्लूजन निकाला कि मैक्सिमम स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, बहुत सारा जो स्पेस होता है एटम के अंदर वो खाली होता है, एम्प्टी, कुछ नहीं होता उसमें। दूसरा उन्होंने क्या निकाला, ये बहुत आसानी से पढ़ना बेटा, मैं आपको बताता हूं कि देयर शुड बी सम हार्ड पॉजिटिवली चार्ज डेंस ऑब्जेक्ट एट द सेंटर, मतलब उन्होंने ये पाया कि भाई कोई हार्ड और डेंस ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज बिल्कुल एटम के सेंटर में बैठा हुआ है। कहां बैठा हुआ है, एटम के सेंटर में बैठा हुआ है। एंड अल्फा पार्टिकल गोइंग क्लोजर टू दिस डेंस ऑब्जेक्ट विल फील रिपल्सन, जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल इसके पास आ रहे थे वो रिपल्सन फील करके डेविएट होने लगे। क्या होने लगे बेटे, डेविएट होने लगे, विल फील रिपल्सन एंड डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ, और अपने पाथ से डेविएट होकर, डेविएट का मतलब होता है अपने मार्ग से विचलित हो जाना, जहां जा रहे थे वहां नहीं जा पाना। अगर ये लाइन आ रही थी तो उसको बिल्कुल पार सीधे चले आना चाहिए था, मगर ये डेविएट हो गई, भटक गई ना रास्ता। तो डेविएशन का मतलब ये होता है। रदरफोर्ड नेम दिस हार्ड पॉजिटिवली चार्ज डेंस ऑब्जेक्ट एज न्यूक्लियस, उन्होंने इस हार्ड डेंस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर को उन्होंने क्या बोल दिया बेटा, उन्होंने उसको नाम दे दिया न्यूक्लियस, which present at the center of atom and it contains protons and neutrons। उन्होंने ये भी बताया कि भाई इनके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। एंड थर्ड कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला, थर्ड कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि अल्फा पार्टिकल गोइंग स्ट्रेट टू द न्यूक्लियस, मान लीजिए कोई अल्फा पार्टिकल है वो बिल्कुल न्यूक्लियस के सेंटर पे जा रहा है, विल फील मैक्सिमम रिपल्सन, वो बहुत ज्यादा रिपल्सन क्या करेगा, फील करेगा, एंड रिटर्न बैक टू इट वाज ओरिजिनल पाथ, इसलिए वो अपने ओरिजिनल पाथ में क्या हो जाएगा बेटा, वापस आ जाएगा, मतलब 180 डिग्री घूम गया बेटा, बिल्कुल इतना रिपल्सन उसने फील किया कि वो 180 डिग्री घूम के वापस अपने ओरिजिनल पाथ पे आ गया। ये कंक्लूजन निकाला किसने बेटा, रदरफोर्ड ने निकाला। थर्ड, अब उन्होंने मॉडल ही बताया बेटे हमको। एटम्स कंटेन्स टू पार्ट, एटम के दो पार्ट होते हैं, पहला होता है न्यूक्लियर पार्ट, पहला कौन सा होता है, न्यूक्लियर पार्ट, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जो कि आपको यहां दिख रहा है, ये न्यूक्लियर पार्ट है। दूसरा होता है बेटा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जो कि आप ये देख रहे हो बाहरी के जो स्पेस है इसको देख रहे हो, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, क्या रहते हैं बेटे, इलेक्ट्रॉन, देखो मैंने सिंबल बनाया है, और इसको
हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट और सेल। इनको क्या बोलते हैं, क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट और सेल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और कहीं कोई डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछना। अगले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल्स एंड बोहर मॉडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।